हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। आशा आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज पुनः क्लास 9th सोशल साइंस का बुक सिविक्स, एनसीईआरटी के बुक सिविक्स के चैप्टर 4 में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के वीडियो 2 में हम उपस्थित हैं। आज हम इस वीडियो में उन बातों को देखेंगे कि किस प्रकार हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम डेवलप हुआ है, वर्तमान में चुनाव की प्रक्रिया कैसी है। हमने देखा पहले वीडियो में व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें चुनाव की जरूरत क्यों है और क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कितने स्टेज से हमारे इलेक्शन सिस्टम चलते हैं, कितने स्टेज हैं इसके। तो भारतीय लोकतंत्र में बच्चों देखें, एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी का देश है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमारी है। लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को चुनाव आयोग संपन्न कराता है और चुनाव आयोग के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम देखें कि हमारा देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। पूरे देश का चुनाव जो होता है तो लोकसभा में प्रतिनिधि चुन के जाते हैं जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब प्रत्येक राज्य के चुनाव जिसे हम विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, चुनकर जाने वाले प्रतिनिधियों एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सामान्यतः विधायक कहते हैं, लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं। हमारे देश में बच्चों एक तो यह है और दूसरा, इन आवर कंट्री लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, 5 वर्ष के चुनाव होते हैं। एक निश्चित समय पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में भेजती है। वो निश्चित समय है 5 वर्ष का अंतराल। चुनाव जो 5 वर्ष में होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए लोकसभा या विधानसभा में चुन के जो भेजे जाते हैं, उस चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं, अर्थात जनरल इलेक्शन। तो इलेक्शन भारतीय संदर्भ में 3 रूपों में जाना जाता है बच्चों: जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन अर्थात आम चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन मध्यावधि चुनाव, बाई इलेक्शन उपचुनाव। जनरल इलेक्शन आम चुनाव जो 5 वर्ष के लिए होता है। हमारे प्रतिनिधि का एक निश्चित समय, जिस तारीख से निर्वाचित हो जाते हैं तब से लेकर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव 2019 में संपन्न हुआ। अब अगली लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। इसी प्रकार मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है बच्चों कि जब आम चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचित सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, अपना विश्वास मत खो देती है या सरकार लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है, तो लोकसभा या विधानसभा के भंग करने की सिफारिश की जाती है और मध्यावधि चुनाव होता है। लेकिन मध्यावधि चुनाव में भी जो कैंडिडेट हमारे जो प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित होते हैं, वह पुनः 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
बाई इलेक्शन उपचुनाव होता है। इसमें ये आम चुनाव मध्यावधि चुनाव से बिल्कुल अलग है। उपचुनाव तब होता है जब आम चुनाव के बाद कोई कैंडिडेट, चाहे लोकसभा का एमपी हो, चाहे विधानसभाओं का एमएलए हो, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या अपने पद से इस्तीफा दे देता है किसी कारण से, या उसकी आकस्मिक डेथ हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में एक सीट या 2 सीट खाली होती है तो उसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव। जिस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि इस्तीफा दिया है या अयोग्य ठहराया गया है या उसकी डेथ हो गई है, जिस दिनांक से प्रतिनिधि का पद रिक्त है, उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर निर्वाचन आयोग ये चुनाव संपन्न कराता है। लेकिन उपचुनाव का कार्य समय केवल उसी टेन्योर तक रहता है जितना टेन्योर जनरल इलेक्शन में उस प्रतिनिधि का बचा होता है जिसकी डेथ हो जाती है। अर्थात उपचुनाव में पुनः निर्वाचित प्रतिनिधि केवल उसी समय तक निर्वाचित रहेगा जितने समय का आम चुनाव का कार्यकाल बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए 2019 में चुनाव होता है और किसी प्रतिनिधि का 1 वर्ष के बाद 2020 में डेथ हो जाता है या वो अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उसने जो अपनी योग्यता बताई थी वो चुनाव आयोग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहरा दिया गया, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में मात्र 4 वर्षों के लिए ही चुनाव होता है, जिसे हम बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। अब आते हैं अगली बात पर। ये स्टार जो हमने लगाया है बच्चों, इसलिए लगाया है कि जब आप बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, बड़े क्लास में, तो यहां से हमारी चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है। नोटिफिकेशन और दूसरा दिया है वोटिंग डेट्स। नोटिफिकेशन का मतलब है अधिसूचना जारी करना। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा के चुनाव में राज्यपाल के द्वारा, चुनाव आयोग की सिफारिश पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के चुनाव पर के लिए चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पर तथा राज्य विधानसभा के चुनाव राज्यपाल के द्वारा जो चुनाव आयोग की सिफारिश की जाती है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ वोटिंग डेट, फिर किस दिनांक को चुनाव होगा, एक ही दिन में चुनाव हो जाएगा कि 2 दिन में होगा कि 3 दिन में होगा या कितने चरणों में चुनाव होगा, इसकी डेट डिक्लेयर कर दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। जब ये घोषित हो जाता है तब अगली प्रक्रिया होती है जो आपके बुक में यहां से दिया गया है। प्राय ये आपके क्लास 9 के बुक में नहीं मिलता है। ये जब भारतीय संविधान की रूपरेखा पढ़ेंगे तब ये 2 बातें वहां पर मिलती है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या मतलब है? हमारा अगर लोकसभा की चुनाव की बात करें बच्चों, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर लोकसभा कंट्री इज डिवाइडेड 543 सीट। हमने ब्रैकेट में लिखा 545। आप समझ रहे होंगे क्यों? लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 545 है। 2 सीट या 2 कैंडिडेट पर एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। कब? जब यह आभास होता है
कि आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जो यहाँ के नागरिक हो चुके हैं, ब्रिटिश सरकार ने एक लंबे समय तक यहाँ शासन किया, यहाँ पर एंग्लो इंडियन की आबादी भी काफी हो गई जो भारत के नागरिक हो चुके हैं। उनका प्रतिनिधित्व होना भी लोकसभा में जरूरी है। अगर उनकी प्रतिनिधित्व नहीं रहता है तो ऐसे 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। अब 543 सीट पर 543 लोकसभा की सीट पर भारतवर्ष से चुनाव, पूरे भारतवर्ष से चुनाव होता है और हमारी जो पूरी लोकसभा के चुनाव 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है। जैसे मान लीजिए वाराणसी एक लोकसभा की सीट है, मात्र एक लोकसभा की सीट। इसी प्रकार हर जगह लोकसभा की सीट बटी हुई आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा है। जैसे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश आबादी के आधार पर सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ 80 सीट निर्धारित है लोकसभा की। उत्तराखंड की 5 है, इसी प्रकार असम की 14 है, यूनियन टेरिटरीज न्यू दिल्ली की 7 है, आंध्र प्रदेश की 42 है। इस प्रकार सारे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के 543 सीट्स होते हैं और इस पर वहां की प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि, वहां की पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारती है, जो हम देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट वाले पॉइंट्स में। 543 सीट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है। वर्तमान में करेंटली लोकसभा में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की 84 सीट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 47 सीट्स और जनरल जो कॉमन है सबके लिए 412 सीट, इसको जोड़ेंगे तो 543 सीट्स आएंगे। ये क्या मतलब है आरक्षण देने का? मतलब बच्चों, लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने में हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा होता है। लेकिन भारत में जब आजादी मिली, सभी वर्गों की सहभागिता हो, कमजोर तबके के, प्राय ये कहा गया कि जो छोटी जाति के लोग हैं जिनकी आबादी ज्यादा है लेकिन उनके संसाधन कम होने से वो प्राय शिक्षित नहीं है, गरीब है, उन्हें यह न लगे कि लोकतंत्र में हमारी सहभागिता नहीं है, यह उचित भी नहीं है। एक अच्छे देश में जहां लोकतंत्र मजबूत है वहां प्रत्येक समूहों की सहभागिता होना अनिवार्य है। तो भारत में संविधान बना तभी से इस बात का ध्यान रखा गया कि अत्यंत गरीब या पिछड़ा जो जनजाति है या अनुसूचित जाति है उसी के बीच से प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में आएंगे तो ऐसे कमजोर तबके के लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित पा करके प्रफुल्लित होंगे और उनके अंदर जन चेतना, राजनीतिक चेतना जबरदस्त होगी, जिससे न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा बल्कि भारत के अंतिम पावदान पर प्रत्येक बैठा हुआ नागरिक यह कह सकता है कि सरकार बनाने में हमारा भी योगदान है। इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की व्यवस्था की गई। 84 सीट जो शेड्यूल कास्ट की आबादी के अनुसार, इस पर सिर्फ उन्हीं प्रतिनिधियों का चुनाव होता है जो शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट करते हैं। इसी प्रकार 47 सीट पर शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ही वोट करते हैं। ये चयनित होकर के लोकसभा में आ जाती है। इसके अतिरिक्त 412 सीट जनरल सीट में आप समझ ही रहे हैं कि हम आप सभी वोट करते हैं। वोटर लिस्ट प्रिपेयर तैयार की जाती है। हाँ, इसके अतिरिक्त ये भी बताते बच्चों, ये लोकसभा का मॉडल जो है ये पूरे देश में लागू है, राज्य की विधानसभाओं में इसी प्रकार लागू है और
जब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई अर्थात पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, वहां तो SC/ST के साथ साथ महिलाओं को भी 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। कहां पर? पंचायत के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में, जिससे कि लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने में सहयोग किया। अब आते हैं वोटर लिस्ट पर बात। प्रत्येक चुनाव होने के पहले बच्चों, जैसे ही चुनाव की डेट की अधिसूचना जारी कर दी जाती है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लियर हो जाता है, उसी समय वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। प्रत्येक चुनाव के बाद या प्रत्येक चुनाव के होने के कुछ समय पहले बच्चों वोटर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इन प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड मस्ट गिवन टू एवरीवन। प्रत्येक चुनाव होने के पहले वोटर लिस्ट, मतदाता सूची जिसको कहते हैं, तैयार किया जाता है। आपने सुना होगा अपने घरों में अपने माता से, पिता से, बड़े भाई बहन हो जो वयस्क हो, जो वोट दे चुके हैं, मतदाता सूची के विषय में पूछिए तो बताएंगे। जो भारत के नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्यों इसको हर समय प्रिपेयर किया जाता है चुनाव के समय? अगर मान लीजिए 2014 का चुनाव हो गया तो 2019 में चुनाव होगा, अगला चुनाव फिर 2024 में होगा। तो 2019 के चुनाव के पहले, कुछ दिन पहले वोटर लिस्ट जो तैयार की जाती है उसमें देखा जाता है ऐसे कौन से मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम कट जाता है। बहुत सारे मतदाता एक कंस्टिट्यूएंसी से छोड़ करके, सपोज करिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में बस गए हैं, वहां का वोटर आईडी ले लिए हैं, या महाराष्ट्र में बस गए हैं। दूसरे ऐसे, जैसे आप क्लास 9 के विषय में पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र 14 वर्ष से 15 वर्ष है, 3 वर्ष के बाद आप भी 18 वर्ष के हो जाएंगे, वोट देने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, जिससे वो भी अपने मत का सदुपयोग कर सके और सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण मत का अधिकार का प्रयोग कर सके। ये उनका वैधानिक अधिकार होता है, इसलिए वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन की जाती है। A complete revision of the list takes place every 5 years. ये मैंने अभी बता दिया, आपको क्लियर हो गया। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। इसके बाद जैसे आप हमेशा सुनते हो कि कैंडिडेट का नामांकन, पर्चा दाखिला, प्रत्येक लोकसभा के चुनाव में हो, राज्य विधानसभा के चुनाव में हो, पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमिलनाडु में तृणमूल नेत्र कड़गम हो, AIDMK हो, बंगाल में CPI हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में अकाली दल हो, अर्थात पूरे देश में जहां चुनाव होता है वहां के लोकप्रिय कैंडिडेट को पार्टी टिकट प्रदान करती है। इन इंडिया एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बी कैंडिडेट इन इलेक्शन। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था, जो वोट देते हैं। वोट देने की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने बताया था आपको पहले वीडियो में, 1 पर्सन वन वोट वन वैल्यूज, 18 इयर्स एंड एबव के नागरिक वोट कर सकते हैं भारत के। उसी प्रकार कैंडिडेट कौन बन सकता है लोकसभा के चुनाव के लिए या विधानसभा के चुनाव के लिए? जिसकी न्यूनतम एज 25 इयर्स मिनिमम, अर्थात विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी 25 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी मिनिमम कैंडिडेट की एज 25 इयर्स होनी चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए या भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 25 इयर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फ्रेंड्स देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। नॉमिनेशन में कैंडिडेट को कई गाइडलाइंस है, समय समय पर
कई कमेटियों ने इस पर इम्प्रूव किया है, चाहे दिनेश गोस्वामी कमेटी की बात करें या कई कमेटियों की बात करें। चुनाव को साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ छवि के प्रतिनिधि आए, हमारे नेता जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो देश की बागडोर जिनके हाथ में हम सौंपते हैं, जो देश के सर्वोच्च पंचायत घर लोकसभा में निर्वाचित होकर जाते हैं, वो साफ सुथरी छवि के होने चाहिए, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न हो, मेंटली डिसऑर्डर न हो, क्योंकि उन्हें भारत के न केवल पूरे नागरिक, पूरी मशीनरी, बल्कि विश्व के महत्वपूर्ण देश भी उनको वॉच करते हैं, उनको देखते हैं, और तब हम कहते हैं हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए। तो पहले नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के समय ही इलेक्शन कमिश्नर के बताए गए गाइडलाइंस के अनुसार पर्चा दाखिला जिसको कहते हैं बच्चों, चुनाव के 8 दिन पहले तक प्रत्येक पार्टी अपने कैंडिडेट का नामांकन दाखिल करती है, और नॉमिनेशन अगर कोई कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो 2 दिन, चुनाव के 2 दिन पहले तक अपना नाम वापस ले सकता है। जिन कैंडिडेट का नामांकन पर्चा दाखिला जिसको आप कहते हैं हो जाता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट को, उन्हें इस बात की डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि वो किसी भी प्रकार के अप्लाइंग वेरी एक्सट्रीम केसेस में नहीं है संलिप्त, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी प्रकार की उनको सजा नहीं दिया है, वो चल अचल संपत्ति उनको बतानी पड़ती है कि कितनी आपकी प्रॉपर्टी है चुनाव होने के पहले, चुनाव जीतने के बाद ऐसा ना हो कि आपके पास प्रॉपर्टी कुछ और निकल जाए। इसके अतिरिक्त एक और गाइडलाइंस आई है, एफिडेविट देना पड़ता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी भरना पड़ता है अब कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के पहले, आपकी इनकम कितनी थी, ये सारी बातें बतानी पड़ती है। एक केवल नीट एंड क्लीन छवि को लाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर हमारे इलेक्शन को एकदम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है, साफ सुथरे छवि के लोगों को लाना चाहता है, जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक यह महसूस कर सके हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी सरकार बना सकते हैं, हम भी सरकार के अंग बन सकते हैं, हम भी देश को चला सकते हैं। ये हर नागरिक के अंदर ऐसी भावना आए। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट, पार्टी नॉमिनेशन इज कॉल्ड पार्टी टिकट देती कैंडिडेट को, जो टिकट दी जाती है पर्चा दाखिला के समय। जैसे कैंडिडेट हमारे सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जीते गए, तो उनको टिकट दिया गया बीजेपी का, वो यहां से चुनकर गए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को केरला से टिकट दिया, वहां से चुनकर गए। राजनाथ सिंह बीजेपी से लखनऊ से चुन करके जाते हैं। इसी प्रकार हर पार्टी के उम्मीदवार को जो पार्टी अपने कैंडिडेट का नामांकन दाखिल करती है, टिकट के रूप में कहा जाता है, इनको टिकट दिया गया। Every person has to fill a nomination form and give some money as security deposit. अपना नॉमिनेशन फॉर्म में प्रत्येक कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है बच्चों, जिसको कहा जाता है कि इतना न्यूनतम चुनाव में अगर आपने वोट प्राप्त कर लिया है तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। अर्थात सिक्योरिटी मनी लेने के पीछे कई कारण हो सकते हैं कि कई लोग ना आ जाए जो नहीं चुनाव की प्रक्रिया में जानते, जिनकी कोई लोकप्रियता नहीं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा ना हो। दूसरा कि एक निर्धारित कोटा है कि इतने प्रतिशत से कम अगर कैंडिडेट वोट पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। विजयी उम्मीदवार के बाद हारे हुए उम्मीदवारों की सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाती बाद में इलेक्शन के बाद, लेकिन जिसकी जमानत जब्त हो जाती है उसके पैसे वापस नहीं होते हैं। क्रिमिनल केसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देना पड़ता है, इनकम टैक्स की डिटेल्स
आपको कितनी चल प्रॉपर्टी, कितनी अचल, कितनी बैंक में है, कितनी जमीन है, इस सारे कुछ आपको ब्यौरा देना पड़ता है। आपकी योग्यता कितनी है। हालांकि भारतीय डेमोक्रेसी में एक इलेक्शन लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। बस आप भारत के नागरिक हो, आपकी छवि साफ सुथरी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप फुलफिल करते हो। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं ये मायने नहीं है। आपको शिक्षक बनने के लिए, आपको ऑफिसर बनने के लिए, आपको एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए, एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन के मानक, लेकिन एक राजनेता बनने के लिए भारतीय संविधान में कोई भी मानक निर्धारित नहीं है। लेकिन आपको फुलफिल करना पड़ता है। आपकी क्वालिफिकेशन कितना है चुनाव लड़ने से पहले, नामांकन के समय ही, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के समय ही सारी प्रक्रियाएं फुलफिल करनी पड़ती है। इसके बाद होता है इलेक्शन कैंपेन, चुनावी अभियान। हम इसे देखेंगे अपने थर्ड वीडियो में बच्चों। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल।